हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो ऐसा कि आप सभी जानते हैं हमारे बिहार में BSc-CGL 4 का वैकेंसी आ चुका है। इसमें कुल मिला के 1481 पद पे ये वैकेंसियाँ हैं, 1481 पद पे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक लेवल 7 का, इसमें काफ़ी सारा पद मिलेगा आपको, जो कि ASO का पद है। ये ऑलमोस्ट 1000 पद ASO के हैं, 1000 प्लस ही हैं। तो ये काफ़ी सुनहरा मौका है आपके लिए। इससे पहले ये 2022 में आया था और अब ये 2025 में आ रहा है, और आगे कब आए पता नहीं। तो अगली बार के लिए कितने लोग एलिजिबल रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी पता नहीं। तो इस बार ही आपके पास सही मौका है आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करके और ASO बनने का। ASO को मिनी IAS भी बोलते हैं, इतना भौकाल है इसका, आप सभी को पता ही होगा। तो मैं खुद सेंट्रल SSC से सिलेक्टेड हूँ। अभी मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ, उसके पहले मैं मुंबई में पोस्टेड था। तो जो हमारा सिलेबस है और ये बिहार जो SSC का सिलेबस है, इसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है। जैसे जो बिहार SSC का सिलेबस है, इसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चंस होते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मेंस में एक एक्स्ट्रा पेपर होता है हिंदी का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो 150 में 50 हमारा आता है रीजनिंग, 50 हमारा रहता है GS और 50 रहता है मैथ्स प्लस साइंस। तो साइंस भी और मैथ्स भी रहता है इस 50 में। तो एवरेज अगर हम देखें तो 25 अप्रॉक्स हमारे साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये 50 GS और 50 साइंस मिला के 75 क्वेश्चंस केवल GS से ही हो जाता है। और अगर हम देखें अगर सेंट्रल SSC का, तो उसका सिलेबस थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बट ये बिहार SSC में GS को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इसलिए GS काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम यहाँ ये देख सकते हैं कि फिर कौन से सोर्सेज को फॉलो करें। तो आप सबको पता होगा कि ये महेश बर्नवाल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे ऑथर हैं, महेश बर्नवाल। और उनकी जो बुक है NCERT वन लाइनर करके जो बुक है, जिसमें 6 to 12th तक के सारे इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स हैं सब्जेक्ट वाइज। तो वो ये बुक है, और इसका हम शुरू करने वाले हैं आज मेडाइवल हिस्ट्री का चैप्टर। एक बार मैं आपको इस बुक का फ्रंट पेज आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी बुक है, इसका PDF मैं आपको दे दूँगा। NCERT सार संग्रह कक्षा 6 से 12 तक का ये वन लाइनर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी टॉपर्स के द्वारा ये रिकमेंडेड बुक है। पिछली बार भी जो बिहार SSC के जो टॉपर्स थे उन्होंने भी इसे रिकमेंड किया है। और ये ऐसे भी किसी भी अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें GS आती हो, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है, क्योंकि इसमें NCERT का सारा कवर किया हुआ है। तो आज हम शुरू करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री। तो मैं बता दूँ आपको हम कैसे शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री, फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे पॉलिटी, और आगे मैं आपको बताते चलूँगा कि कैसे क्या करना है कवर। और एग्ज़ाम के पहले हम ये इस बुक को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज मेडाइवल हिस्ट्री। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो हमारा पहला पॉइंट है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो सबसे पहले जो इंडिया पे अटैक किया था, जिसने आक्रमण किया था, वो अरब्स थे और फिर टर्की से आए थे। सबसे पहले तो अरब ने अटैक किया था, और वो कौन था। तो सबसे पहला वो था मोहम्मद बिन कासिम, आप बोल सकते हैं। तो वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया। तो ये था उबैदुल्लाह। ये उतना वेल नॉन नेम नहीं है, लेकिन जो अगर नॉन नेम जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर अटैक किया था सर्वप्रथम। अगर ऑप्शन में उबैदुल्लाह हो तो आप इसे मार्क करेंगे। तो वर्ष 712 में, इसे 711 में किया उबैदुल्लाह ने, और 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में लिया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ये आ गया ना, यही था हमारा पहला आक्रमणकारी, जो कि अरब था। 712 में इसने अटैक किया था इंडिया में। इसने किसे पराजित किया था, राजा दाहिर को पराजित किया था, जो कि सिंध का राजा था। और कहाँ पराजित किया गया था, तो बंदरगाह, देवल बंदरगाह, देवल सी पोर्ट
के समीप इसे पराजित किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला पॉइंट है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो अंतिम बार मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की थी मुल्तान पर, और मुल्तान को उस टाइम स्वर्ण नगरी कहा जाता था। अगला पॉइंट है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। और जजिया कर के बारे में अब आगे ही पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। अगला सवाल है, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊँट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया गया अरबों द्वारा सिंध क्षेत्र में। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो अरबों के बाद आगमन हुआ था तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना अलप्तगीन के द्वारा की गई थी। और भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। ये था सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसे याद रखेंगे। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में किस हिंदूशाही शासक को पराजित किया? तो यह था जयपाल। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो उस टाइम था भीम प्रथम। गुजरात का शासन कब था? जब सोमनाथ मंदिर को गजनवी ने जब लूटा था 1025 में, तो उस टाइम गुजरात का शासक था भीम प्रथम। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो महमूद गजनवी था वो कुल मिला के 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था 1000 से 1027 ईस्वी के बीच। और इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना, ना कि साम्राज्य की स्थापना करना। इसका मेन मकसद था धन का लूटना, स्थापना करना अपने साम्राज्य का इसका मकसद नहीं था। अगला पॉइंट है, महमूद गजनवी के द्वारा के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये था अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। और साथ में ये दो बुक इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, किताब उल यामिनी और फिरदौसी। तो किताब उल यामिनी क्या लिखा था उतबी ने, और शाहनामा को लिखा था फिरदौसी ने। और किताब उल हिंद को लिखा था और बरूनी ने, जो भारत आया था किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो महमूद गजनवी ये भारत आया था और इसने मोहम्मद गौरी के बाद ये आया था, मोहम्मद गौरी आया था मोहम्मद गजनवी के बाद, और इसने भारत पर सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनहिलवारा पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो मोहम्मद गौरी 1175 में पहला आक्रमण करता है और 1178 में फिर आक्रमण करता है अनहिलवारा पर, और इस दौरान मोहम्मद गौरी को कौन पराजित करता है? तो भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को पराजित करता है। अगला सवाल है हमारा, जो तराइन का युद्ध है, आप देख सकते हैं बैटल ऑफ तराइन, ये दो इम्पोर्टेंट बैटल्स थे, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में, आप ईयर भी याद रखेंगे। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था और जो द्वितीय युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थ्री के बीच, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं। तो पहला जो युद्ध था 1191 में, इसे मोहम्मद गौरी ने पराजित हो गया था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। जबकि जो दूसरा युद्ध था 1192 में, इसे मोहम्मद गौरी जीता था इसको। और इसी में एक इम्पोर्टेंट बुक भी था, पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा था चंद बरदाई ने, जो कि एक दरबार में कवि था।
किसके दरबार में? मोहम्मद गौरी के दरबार में। तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? तो ये था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये एक रह गया कि मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1192 में जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें मोहम्मद गौरी की मदद की थी जयचंद ने, जो कि ये कनौज का शासक था। लेकिन फिर 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होता है, चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को पराजित करता है। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो ये थी मोहम्मद गौरी द्वारा बनवाई गई। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था, एक दास था, जिसने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी। और इसने ही सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज़ थे इंडिया में, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थे नालंदा और विक्रमशिला, इसको इसने डिस्ट्रॉय किया था, इसको नष्ट किया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो ये 3 गुलाम थे यल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि जाके आगे चल के स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का संस्थापक बनेगा, यानी फाउंडर बनेगा। तो मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई तो इसके 3 गुलाम थे यल्दौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये तीनों जाकर इसके मोहम्मद गौरी के साम्राज्य पर शासन करेंगे। तो ये था हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। आगे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है और अगर आपको ये क्रैक करना है बिहार SSC CGL 4, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर इस बुक को कवर कर सकूं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।